हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। BHDC 109 कोर्स कोड है आपका हिंदी का। इसमें प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। देखो, अपने आप में ही थोड़ा सा पेपर ये हाई लेवल का होता है, क्योंकि जब आपने कोर्स या कोड सिलेक्ट किया है तो आपको हिंदी अच्छी तरीके से आती होगी, इतना मैं मान के चलता हूँ। आपको अब मैं सिंगल वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो पेपर में आपको मिलेंगे। बात करें पूरा का पूरा, ये जो आपका सब्जेक्ट है उपन्यास के ऊपर टिका हुआ है। उपन्यास क्या होता है क्या नहीं होता, इसे जानने से कुछ फ़ायदा नहीं है डिटेल में। आप ये मान के चलो, जैसे आपने स्कूल टाइम में कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना। जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी, कविता पढ़ी होगी, नाटक पढ़ा होगा। ये हिंदी की कुछ विधाएं होती हैं। अब इन्हीं में से एक होता है उपन्यास। ठीक है, क्या होता है? उपन्यास। ये अपने आप में इन सबसे काफ़ी बड़ा होता है ना। इसकी पूरी सीरीज चलती है, जैसे हम म्यूजिक की एल्बम नहीं सुनते, पूरी की पूरी सीरीज चलती है उपन्यास की। थोड़ा सा जानेंगे। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाऊंगा जो बार बार आपके लिए पूछी जाती हैं एग्जाम में। पॉइंट नंबर 1 की बात करूँ, प्रेमचंद के उपन्यासों का परिचय दीजिए। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा प्रेमचंद थे कौन ताकि आपको थोड़ा पेपर लिखने में आसानी रहे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपको बता दूंगा। प्रेमचंद की बात करूं, हिंदी के जाने माने आपके कवि हैं। स्कूल टाइम में भी आपने देखा होगा, आई थिंक राइटर ने, कि इनकी बहुत सारी कहानी थी। आप सभी को याद होगा, बचपन में हमने पढ़ा था ईदगाह, जिसमें हामिद नाम का एक बच्चा था। उसकी दादी अमीना ने उसे कुछ पैसे दिए थे कि कुछ खिलौने ले आएगा। गरीब होता है, मम्मी पापा उसके होते नहीं है। याद करो वो स्टोरी, तो प्रेमचंद जी द्वारा ही लिखी गई थी। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते। 20 नंबर खाली हामिद का नाम लिखने से नहीं मिलेंगे। अब बताते हैं प्रेमचंद जी थे कौन, क्योंकि अब सीट भरने का काम आपका है। मुंशी प्रेमचंद, जिनका बचपन का नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। पहले इनका बचपन का नाम लिख देना, श्री धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य के सबसे महान उपन्यासकारों में से एक हैं। अब आप में से कुछ बच्चों को लगेगा सर ये सबसे फेमस यही है। नहीं, बहुत सारे हैं फेमस तो, लेकिन उनमें से एक है। ही इज वन ऑफ दैम, उनमें से एक है, जाने माने। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 ऐसे ही पेपर में लिखना है, जैसे मैं हाईलाइट करते हुए जा रहा हूँ। उन्होंने हिंदी साहित्य को अनेक अमूल्य रचनाएं प्रदान की। इन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी। ऐसे नहीं थे खाली उपन्यास लिखे, कहानी भी लिखी, कविताएं भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, है ना। काफी सारी चीज इन्होंने लिखी। उसके बात करूं, जिन उपन्यासों का विशेष स्थान है और वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर जाने जाते हैं कुछ दो तो, है ना। उनके उपन्यासों में समाज के विभिन्न पहलुओं का चित्रण मिलता है। जितने भी इनके उपन्यास थे ना, जो हमारी सोसाइटी के अंदर जैसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, भारत आपको पता है गाँव का देश है, तो ज़्यादातर बेसिक्स प्रॉब्लम जो मिलेंगी हमारी डेली लाइफ की मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं जिसका कोई वास्ता नहीं है हमारी डेली लाइफ से, इसलिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा भी है, जिसमें ग्रामीण जीवन, गरीबी, शोषण, सामाजिक कुरीतियां, स्त्री पुरुष संबंधों जैसे विषय है। जब कोई इंसान टॉपिक ऐसे सिलेक्ट करेगा जिनसे हम डेली, जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, तो उसे पढ़ने में मजा खुद ही आएगा। ये चीज़ हमें याद क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं होती, ना हम इन्हें कभी पढ़ते, इसीलिए हमें अजीब लगती हैं ये चीज़ें। ठीक है। बात करें प्रेमचंद जी की कुछ रचनाएं। अब इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, वो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। बात करें पॉइंट नंबर 1 की, इनकी रचनाएं की कुछ विशेषताएं, जो भी लिखते थे कुछ क्वालिटी होती थी। पहला पॉइंट की बात करूँ, यथार्थवाद, मतलब उनमें सच्चाई होती थी। ये ऊपर तुमने देख ही ली। क्या बात करूँ, शोषण आज नहीं होता? क्या गरीबी आज खत्म हो गई? क्या समाज में आज बुराइयां नहीं है? तो आप बोलोगे सर जितनी भी चीजें इनकी थी आज भी हैं वो तो जब ही तो लिखा है यथार्थवाद। इसका मतलब होता है सच्चाई, ऑनेस्टी, ऐसे मान सकते हो। पात्र चित्रण, जो भी अपने कैरेक्टर लेते थे अपने मतलब उपन्यास में, प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र जीवंत और सजीव होते थे, वे पाठकों के मन में उतर जाते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने अपनी एक कहानी में हामिद नाम का लड़का लिया था। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको वो नाम याद ना हो। तो मतलब करेक्टर ऐसा लेते थे, एक बार जिसने पढ़ लिया दिमाग में से निकलता ही नहीं था। ऐसे हीरा मोती एक बैल की कहानी है, उनके मालिक तक का नाम याद हो जाता था बच्चों को। भाषा, प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली थी। मैं आप सभी से पूछूं, अगर यही क्लास हम आसान भाषा में ना लें तो क्या आप सबको मजा आएगा पढ़ने में? आप सबका जवाब होगा नहीं। तो इनके उपन्यासों में इनकी जितनी भी रचनाएं थी, लैंग्वेज एकदम ईजी ली जाती थी, बच्चे से लेके बड़े तक का सबका ध्यान रखा जाता था। तो इनकी ये 4 चीज़ें, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कि इनके जो उपन्यास थे, एक तो उनमें सच्चाई मिलती थी, है ना, ऑनेस्टी मिलती थी, ऐसा नहीं था कुछ भी लिखे जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, पात्र चित्रण, जो भी ये कैरेक्टर लेते थे ना अपनी कहानी के अंदर, जैसे हीरा मोती बैल, ईदगाह कहानी में हामिद नाम का लड़का, अमीना उसकी दादी, तो वो ऐसे कैरेक्टर रहते थे। अगर एक बार किसी ने पढ़ लिया ना, शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो उनके नाम भूल जाए।
भाषा की बात करूं, एकदम इजी सिंपलेस्ट लैंग्वेज लेते थे। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा ही पढ़ा लिखा होगा उन्हें इनकी कहानी उपन्यास समझ में आएंगे। तो ये आपने 3 चीज़ें 4 चीज़ें यहाँ पर क्लियर की। प्रेमचंद थे कौन, बचपन का नाम धनपत राय था, क्या क्या काम था इनका, जन्म भी आए तो वैसे आपका काम का तो नहीं लेकिन लिख लो 1880 में इनका जन्म हुआ था वाराणसी के लम्ही नामक गाँव में। क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें बड़ा करना होता है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर करा देता हूँ। आप में से कुछ लोगों का लगेगा भी, वाराणसी के लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये इसलिए चीज़ें कराई जाती है क्योंकि पेपर बड़ा करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें पता होना चाहिए। अब वो अलग बात है किसी को याद हो या ना हो, किसी को वाराणसी भी याद हो गया तो एक लाइन तो उसकी यहाँ से बन गई ना। चलिए पॉइंट टू पॉइंट एकदम चीज़ें ऐसी लिखनी है, जो नोट्स बनाएगा उसके लिए एकदम आसान रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास, जब पूरा का पूरा सब्जेक्ट उपन्यास के ऊपर टिका हुआ है तो क्या प्रेमचंद जी के उपन्यास के बारे में हमें नहीं जानना चाहिए? तो आपको लगेगा हाँ सर, गोदान, गबन, सेवा सदन, कफन और निर्मला, ये प्रेमचंद जी के कुछ फेमस उपन्यास हैं। लिखने को चाहे इन्होंने 100 लिखे हो 200 लिखे हो, ये बात आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, पेपर में सारे हम नहीं लिख सकते। तो आपको 2 या 3 ही लिखने जो इनके वर्ल्ड फेमस है ना। तो मैं बताता हूँ वर्ल्ड फेमस, जैसे हमारे जस्टिन बीबर है, गबन और गोदान तो इनके ऐसे हैं पूरे विश्व में जाने जाते हैं। गोदान की बात करूँ, ये इनका सबसे प्रसिद्ध, देखो नाम में भी आगे स्टार लगा लो, ये इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, सबसे फेमस इनका यही उपन्यास हुआ। इसमें एक गरीब किसान होरी और उसके परिवार की कहानी बताई गई है। उपन्यास में ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और शोषण का चित्रण बताया गया है। इस उपन्यास में होरी नाम का एक किसान होता है। इस उपन्यास में ऐसी कहानी कि भारत के जो किसान होते हैं उनको जो साहूकार होते हैं, लाला टाइप के लोग होते हैं मदर इंडिया में, कैसे उन्हें कर्ज देते हैं। जब वो कर्ज बंदा एक बार ले लेता है, पढ़े लिखे होते नहीं है, ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज उसकी सारी जमीन हड़प लेते हैं, उनका घर छीन लेते हैं, यहाँ तक कि जो उनके घर में पशु होते हैं उन तक को ले जाते हैं। तो अपने आप में ही जाना माना उपन्यास। गबन की बात करूं, यह उपन्यास एक ईमानदार कर्मचारी रमाशंकर, आपको पता है आजकल इंडिया शायद ही कोई ऐसा देश हो, लेकिन अपने की बात करूं तो करप्शन यहाँ पर दबा के चलता है। चाहे नीट का पेपर हो चाहे रीट का पेपर हो, अब तो लोगों की परीक्षाओं को भी नहीं छोड़ा, पैसा इतना ठूस ठूस कर लोग हमारे यहाँ खाते हैं। तो यहाँ पर जो उपन्यास है, ये उपन्यास ईमानदार कर्मचारी, जिसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है हमारे देश में, रमाशंकर की कहानी है, जो भ्रष्टाचार के जाल में फंस जाता है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, बंदा कितना भी ईमानदार हो, लेकिन जब कहते नहीं है कि सामने वाले एकदम ग्रुप सा बना लेते हैं तो फंसा ही देते हैं उसे, झूठा एविडेंस लाके या उसको गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करके। तो ऐसे ही इसके साथ होता है। उपन्यास में सामाजिक मूल्यों के पतन और भौतिकतावाद के बढ़ते हुए का चित्रण किया गया है। मैं आपको सजेशन दूंगा, ये 2 ही लिख के आए पेपर में, गबन और गोदान। गोदान की बात करूं तो ये एक गरीब किसान की कहानी है, गबन की बात करूं तो एक ईमानदार कर्मचारी की कहानी है। बाकी आप कोई सा भी ले सकते हो, मेरा सजेशन रहेगा 2 लिखना। यह उपन्यास एक वैश्या, ये वैश्या आपको पता है जो प्रोस्टिट्यूट हमारे होते हैं, ये वैश्या शांता और उसके जीवन की कहानी है। समाज द्वारा वैश्याओं के साथ किए जाने वाले भेदभाव और पुनर्वास की संभावना। तो सेवा सदन, नाम में ही पता लग रहा है सेवा, क्योंकि सेवा जब की जाती है सामने वाले इंसान का ये नहीं देखा जाता किस जाति का है किस धर्म का है, उसने कितने गंदे काम किए कितने अच्छे काम किए, उसकी समाज में थू थू है या वाह वाह है, आपको बस सेवा करनी है, उसकी सारी बुराइयों को छोड़कर आपको उसे इक्वल देखना है। तो सेवा सदन में इन्होंने एक वैश्य से, जब आप मान सकते हो कि कितनी छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक को इन्होंने इंक्लूड किया। कफन, ये उपन्यास एक गरीब मजदूर का है। तो मैक्सिमम आपने जितने भी टाइटल देखे, जिसे घसीटा उसकी मृत्यु हो गई, उपन्यास गरीबी और मृत्यु की अनिवार्यता को दर्शाता है। और निर्मला, यह उपन्यास एक युवा लड़की के ऊपर लिखा गया है। तो 5 उपन्यास आपको मैंने दिखाए। अगर पेपर में तुम्हें लिखना है तो मैं तो बोलूँगा, देखो इनकी तो चीज़ें भी ऐसे याद हो रही है पढ़ते पढ़ते, गबन, गोदान, सेवा सदन, कफन, निर्मला, तो तुम पूरे नंबर ले सकते हो इस क्वेश्चन में। और जिसको ये लगे ये आएगा नहीं, वो बच्चा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेगा, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें रखा हुआ मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं प्रेमचंद के उपन्यासों का महत्व। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ना भी बताऊँ तो तुम खुद समझ जाओगे, इन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे क्या उनसे अवेयरनेस नहीं आती? अवेयरनेस क्या होती है? जागरूकता। क्या उनसे जागरूकता नहीं आती? आप सब जब किसी गरीब इंसान के बारे में पढ़ोगे, गबन के बारे में पढ़ोगे, गोदान के बारे में पढ़ोगे, तो आपको अपने भारत के जो गांव हैं उनकी स्थिति पता नहीं लगेगी? साहूकार कैसे कैसे करके भेदभाव करते लूटते हैं, क्या आपको उनके बारे में पता नहीं लगेगा? क्या भारत की कृषि का क्या हाल है हमारे देश में, क्या आपको वो पता नहीं लगेगा? तो इनके उपन्यास अपने आप में ही बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें इसमें ली जाती हैं वो हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। ठीक, चलिए तो प्रेमचंद के ऊपर ये 3-4 पेज भी आप भर दोगे तो आपको कम से कम 17-18 नंबर यहाँ पर मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है।
ठीक है, बाकी आप खुद भी बना बना के लिख सकते हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन सेकंड की तरफ। त्यागपत्र, त्यागपत्र क्या है? ये एक उपन्यास है, किसने लिखा था, क्या क्या इसकी क्वालिटी है, क्योंकि बार बार ये रिपीट हुआ है ये, ठीक है, लिखा किसने था, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपके नोट्स यहाँ पर मैं बनवाऊंगा। बात करूँ, ये जैनेंद्र जो आपके कवि हैं हमारे, राइटर हैं, लेखक, जैनेंद्र द्वारा रचित त्यागपत्र हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध लघु उपन्यास है। लघु, ठीक है, कैसा लघु उपन्यास है। यह 1937 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास मृणाल नामक एक युवती के जीवन पर केंद्रित है। मृणाल एक लड़की है हमारी, एक गर्ल है, उसकी लाइफ पे ये पूरा का पूरा उपन्यास लिखा गया है, जो सामाजिक रूढ़ियों और पारिवारिक दबावों के बीच फंसी हुई है। अगर मृणाल की जगह सोनी को भी ले लें, राखी को भी ले लें, सीता को भी ले लें, तो मैक्सिमम आज भी लड़कियां हमारे देश में बहुत सारी उनके ऊपर बाउंडेशंस होती हैं, पढ़ाई से लेके, शादी से लेके, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कितने बजे आना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, किसके पैर छूने हैं, किसको नमस्ते करनी है, बहुत सारी उनके ऊपर आज भी फाउंडेशन है। तो मृणाल वन ऑफ दैम, शी इज वन ऑफ दैम, उनमें से एक ये लड़की है। संरचना की बात करें, कहानी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है इस उपन्यास को। पहले पार्ट में आप जानोगे मृणाल का बचपन कैसे गया और बड़े होकर उसकी शादी के बाद क्या क्या चीजें उसके साथ हुई। पॉइंट नंबर 2 जो पार्ट 2 है, मृणाल के ससुराल में उसके जीवन, मृणाल जब शादी के बाद वहां पर गई, उसके जीवन में उसके पति भूपेंद्र के साथ उसके संबंधों को दर्शाता है, कैसा उनका जीवन चला, अच्छा चला, बुरा चला। और इसी में जो आपका पार्ट 3 है, तीसरा भाग, मृणाल का आत्म अनुसंधान, त्याग की यात्रा को चित्रित करता है। तो 3 पार्ट्स में ये बटी। पहले पार्ट्स की बात करें तो मृणाल का बचपन कैसे गुजरा, क्या क्या चीजें उसके साथ हुई, उसकी शादी हो गई। दूसरे पार्ट में आपको बताता है मृणाल शादी होने के बाद जब अपने ससुराल चली गई, उसके पति जो भूपेंद्र है उनके साथ उनके संबंध कैसे रहे, अच्छे रहे, बुरे रहे, सपोर्ट करा या क्या नहीं करे। और तीसरे पार्ट में मृणाल अपने बारे में खुद ही सोचती है कि पूरा का पूरा जीवन मेरा ऐसे ही निकल गया, ठीक है, तो त्याग। आइए, कहानी का कथानक सरल और सीधा है, तुम्हें नाम से ही पता लग गया होगा, सरल और सीधा है, लेकिन पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण गहरा और प्रभावशाली है। जैनेंद्र समय सीमा का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है। जो जैनेंद्र जी हमारे राइटर है, लेखक है, उन्होंने टाइम को देखते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपन्यास को लिखा है। अगर एक बार कोई व्यक्ति पढ़ ले, मैं गारंटी देता हूँ दूसरी बार वो पूरी कहानी सुना देगा। किसी व्यक्ति को इतना अच्छा लगता है ये पढ़ने में जो त्यागपत्र है। हालांकि इसकी हेडिंग देख के कोई बच्चा बनाएगा तो उसे लगेगा रेजिग्नेशन लेटर है, जबकि अंदर कुछ और ही कहानी चल रही है। ठीक, क्लियर। किसके द्वारा लिखा? जैनेंद्र जी के द्वारा लिखा गया। कब प्रकाशित हुआ? 1937 में। कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 3। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है, पेपर में ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर जो बच्चा हवा में ही पेन चलाने की कोशिश करेगा वो आधा पन्ना करते ही रुक जाएगा, तो टाइम टू टाइम चीजें करनी है। शिल्प की बात करें, जैनेंद्र जी जिन चीजों का यूज करते थे वो कैसे कैसी उनकी चीजें थी वो जानते हैं। प्रतीकात्मकता, बिंब, धारा प्रवाह, भाषा। मृणाल का नाम, मृणाल कमल के फूल का प्रतीक है। मृणाल जो होता है आपने पर्यायवाची बचपन में पढ़े होंगे, तो मृणाल कमल के फूल का प्रतीक है जो सुंदरता और पवित्रता को दर्शाता है, लेकिन कीचड़ में उगता है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, मृणाल जब से पैदा हुई, शादी होने के बाद से लेकर उसके जीवन में कितनी सारी कठिनाइयां आई, कितने सारे बुरे लोग आए। जिस प्रकार एक कमल का फूल अपने आसपास उगने वाली गंदगी को ना देखते हुए एक अच्छाई का प्रतीत होता है, ऐसे ही मृणाल ने भी अपने आप को इस उपन्यास में प्रदर्शित किया है, जो अब कमल के फूल से इसीलिए कंपेयर की गई है। जैनेंद्र ने उपन्यास में कई प्रभावशाली बिंबों का प्रयोग किया, जैसे दीपक, आईना, पिंजरा। ये बिंब मृणाल की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में मदद करते हैं। जितने भी वर्ड आप देख रहे हो, दीपक, दिया, आईना, शीशा, पिंजरा, तो ये सारी की सारी मृणाल जो हमारी इसमें मुख्य भूमिका निभा रही है उनसे कनेक्ट किया गया इन चीजों को। धारा प्रवाह, भाषा सरल, सुंदर, प्रभावशाली, एकदम मजेदार और बारीकी से एक बंदा समझ जाए जो एक बार पढ़ ले इसे। ठीक, तो मृणाल के बारे में आपने जाना। त्यागपत्र उपन्यास की कुछ विशेषताएं मैंने आपको पहले कहा था, पहले आपको बताना पड़ेगा ये उपन्यास किसका है, ये जिसने भी लिखा है। इस उपन्यास के अंदर कौन कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के साथ क्या क्या चीजें हुई, पेपर में ऐसे लिखना है आपको, मैं बना के दिखाऊंगा अभी। ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या है? महिला जीवन का यथार्थवादी चित्रण जो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में एक लेडीज के साथ सच में होता है। ये मृणाल की कहानी नहीं है, मृणाल जैसी हजारों लाखों करोड़ों लड़कियों की कहानी है जो शायद आज भी हो रही है हमारे देश में। दूसरी बात, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। इसका अगर साइकोलॉजी के नजरिए से एनालिसिस किया जाए तो पता लगेगा कैसे कैसे किसी इंसान को परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। सामाजिक टिप्पणी और सोसाइटी कैसे कैसे
उसको और बढ़ाती है, कम ना करने की बजाय। महिला जीवन की यथार्थवादी, यह उपन्यास समाज में महिलाओं की स्थिति का एक यथार्थवादी चित्रण है, मतलब सच्चा चित्रण है। तुम में से किसी को ऐसा लगे झूठ झूठ लिख दिया लड़कियों के बारे में, ऐसा कुछ नहीं होता, देश बहुत आगे निकल गया, 2024 चल रही है, हर जगह इनकी बात मानी जाती है, पुलिस हमें पकड़ लेती है, तो उन सब बातों को ना देखते हुए भी पहले से इम्प्रूव हुआ है, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आज भी होती हैं, ऐसा कहा गया है। मनोवैज्ञानिक, जैनेंद्र ने उस उपन्यास के पात्रों के मनोविज्ञान का गहराई से विश्लेषण किया। मृणाल के चरित्र के माध्यम से उन्होंने ऐसी महिला का चित्रण किया जो अपने अस्तित्व और पहचान की तलाश में है। सामाजिक टिप्पणी, ये उपन्यास समाज की कई बुराइयों, देखो पूरा का पूरा उपन्यास ही कई बुराइयों के ऊपर ये वार करता है, हमला करता है कि आखिर क्यों हमेशा महिलाओं को ही बलिदान क्यों देना पड़े, है ना। तो पूरी की पूरी चीज़ आपने यहाँ पर समझी। उसके बाद करें मानस का हंस, ये आपका उपन्यास है। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए अभी तक इसमें। प्रेमचंद जी के बारे में आपने जाना, इनके प्रेमचंद जी कौन थे, इनके उपन्यासों का परिचय। दूसरे में आपने जाना त्यागपत्र, ये जो हमारे राइटर आपके जैनेंद्र जी, इनके द्वारा लिखा गया था। त्यागपत्र में आपने मृणाल लड़की के बारे में जाना, उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें उसके साथ गुजरी। अब पॉइंट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ सकता है मानस का हंस। ये भी क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार देखा गया। मानस का हंस उपन्यास है, किसका है, किसने लिखा। बात करूँ सबसे पहले इसकी भाषा कैसी थी, सरल और सहज। देखो तुम्हें सही बताऊं, जब भी भाषा की बात आए ना, तुम इसमें तुक्का लगा सकते हो। सारे उपन्यास की भाषा सरल, सहज, आम जीवन से जुड़ी हुई होती है, तो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तुमसे ही बोलूँ कि कोई किताब लिखो या कोई नोट्स बनाओ, तो क्या तुम उसे ऐसा बनाओगे जो सामने वाले पर्सन को समझ में ही ना आए। तुम्हारा जवाब होगा नहीं सर, मैं एकदम आसान भाषा रखूँगा जो बच्चा समझ जाए। तो ऐसे ही उपन्यास लिखने वाला व्यक्ति भी ऐसी चीज़ों को पुट ऑन करता है जो अच्छा लगे और लोगों तक पहुँचे। सरल और सहज भाषा, लिखा किसने था आपका, अमृतलाल नागर। ये जरूर याद रखना है कौन सा किसका उपन्यास है, पेपर में कभी कुछ और ही लिख के आ जाऊँ। अमृतलाल नागर ने उस उपन्यास को सरल और सहज भाषा में प्रयोग किया। उन्होंने अवधी और हिंदी भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करके उस उपन्यास में आप सभी को दिखाया है। बात करूँ प्रभावशाली, नागर की भाषा में बेशुमार प्रभावशाली है। वह शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करते हैं, वाक्यों को इस तरह संरचित करते हैं पाठकों को गहरा प्रभाव पड़े। मतलब इनकी जो कोई भी शब्द लेते हैं, वाक्य लेते हैं, मुहावरा लेते हैं, पंक्ति लेते हैं, उसे इतनी डिटेल में लेते हैं कि सही टाइम पे सही स्टेप पे वो एकदम फिट बैठे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा लिया, तो ये दिखाया गया है। वर्णनात्मकता की बात करें, नागर का वर्ण बहुत ही सजीव और चित्रात्मक है। वे पात्रों, घटनाओं और परिवेश का इतना सटीक, मतलब इतना करेक्ट, इतना एक्यूरेट वर्णन करते हैं कि पाठक खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करता है। मतलब पढ़ते में ऐसा लगता है कि हम इसके अंदर चले गए। जैसे हम एनालिसिस करते हैं, आपके ये क्वेश्चन आएंगे और हमारे एक्यूरेसी लगभग 90 रहती है और आपके क्वेश्चन वो होते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर नागर जी हैं, अमृतलाल नागर, ये भी इतनी एक्यूरेसी इनकी भी खतरनाक है। संवाद, उपन्यास में संवाद बहुत ही स्वाभाविक और यथार्थवादी है। पात्र बिल्कुल वैसी भाषा बोलते हैं जैसे वास्तविक जीवन में। तो ऐसे उपन्यास बहुत ही कम मिलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर उपन्यास या कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी उसमें अजीब ही होती है, तमीज़ वाली। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एकदम वैसी भाषा बोलेंगे जो होती हैं। तो मानस का अंश, अब इस उपन्यास की क्या क्या विशेषताएं थी वो जानेंगे। जैसे कि तुलसीदास का मानवीकरण, इस उपन्यास में तुलसीदास को किसी देवता या महापुरुष के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य इंसान के रूप में चित्रित किया। किसने किया है, नागर जी ने। तुलसीदास खुद एक राइटर है, तो बच्चे गलती मत कर देना। अपने इसमें जो मानस का हंस है, इसने तुलसीदास को, जो हमारे वो भी एक राइटर है, लेखक है, एक आम इंसान के रूप में यहाँ पर दिखाया है। और देखो क्या क्या चीज़ें, उनकी कमजोरी, गलती और संघर्षों को भी दिखाया है। किसके, तुलसीदास। यहाँ पर एक राइटर ने दूसरे राइटर के ऊपर उपन्यास लिखा है। सामाजिक चित्रण की बात करूं, यह उपन्यास उस समय के समाज का एक सजीव हिस्सा प्रस्तुत करता है। उपन्यास में जातिवाद, छुआछूत, स्त्री पुरुष संबंधों जैसे मुद्दों को उठाया गया है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करूं, धार्मिक और आध्यात्मिक भावना। पॉइंट नंबर 4 मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ऐतिहासिक सटीकता। तो ये 4-5 पॉइंट है ना, किसी भी उपन्यास की विशेषताओं में तुम छाप सकते हो। क्या क्या भाषा कैसी है, सामाजिक चित्रण कैसा है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कैसा है, ऐतिहासिक विश्लेषण कैसा है, तो तुम अपने आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन पढ़ना तुम्हें खुद पड़ेगा। धार्मिक, उपन्यास में धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं का भी चित्रण किया गया है। तुलसीदास के जीवन में भक्ति, आपको पता है ना भक्ति से जुड़े हुए कवि थे हमारे तुलसीदास जी, तो गहरा प्रभाव उसमें दिखाया गया है, जो यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि धार्मिक और आध्यात्मिक भावना। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, नागर ने इस उपन्यास के पात्रों के मनोविज्ञान का गहराई से विश्लेषण किया। ऊपर आपने एक उपन्यास जो देखा था मृणाल,
उसमें भी किया गया था और सेम टू सेम इसमें भी आपको चीज़ें देखने के लिए मिली है। नागर ने इस उपन्यास में ऐतिहासिक सटीकता का भी ध्यान रखा। उन्होंने उस समय के समाज और संस्कृति का गहन अध्ययन किया और ये उपन्यास में दिखाई देता है। तो ये आपने जो उपन्यास देखा मानस का हंस नागर जी द्वारा लिखा गया और उसमें खुद एक दूसरे राइटर तुलसीदास जी के जीवन के ऊपर ये लिखा गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक लाइन है इसके ऊपर, जो मानस का अंश हिंदी की एक और ये ना केवल तुलसीदास के जीवन का सच्चा, ये देखो लिखा भी हुआ है, सच्चा और यथार्थवादी चित्रण करता है, बल्कि उस युग के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को भी दर्शाता है, जो उस समय का टाइम पीरियड था, उस टाइम की प्रॉब्लम्स थी, उस समय जो चीज़ें लोगों के साथ अक्सर होती थी, इन सब की चीज़ों को वहाँ पर दिखाया गया है, शो किया गया है। इसी के साथ बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी, ठीक है। ये तो बहुत से लोगों का शायद नाम भी हो जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपका बंटी। आप सबको एक बार क्लियर कर दूं, आपको लग रहा होगा कि सर सारे क्वेश्चन उपन्यास के ऊपर ही आएंगे, तो अब मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। लगभग आपका 80% जो पूरा पेपर होगा पूरा का पूरा आपको उपन्यास के ऊपर आने वाला है। इसके अलावा ये ढूंढना है कि पतंग कैसे उड़ाएं, कि अकबर ने बाबर को कब मारा। जब आपका टाइटल ही हिंदी उपन्यास है तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपका वहीं से है। चलिए अब बात करते हैं आपकी मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है आपका बंटी, से पढ़ने में तुम्हें थोड़ा मजा आ सकता है। बाल मनोविज्ञान का चित्रण, इसमें एक छोटा बच्चा है बंटी, उसके बारे में चीज़ें ली गई हैं। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपके आस पड़ोस में शायद कोई इस नाम का बच्चा रहता हो, तो उससे कनेक्ट करके इस पूरी कहानी को आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये उपन्यास 9 साल के एक लड़के बंटी के नज़रिए से लिखा गया है। बंटी के माध्यम से मन्नू भंडारी ने एक बच्चे के मन में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, आपने भी ये बच्चे देखा होगा, बच्चों से मैक्सिमम लोग प्यार ही करते हैं, उनकी रोने की आदत हो, उनकी किसी चीज़ की जिद करने की आदत हो, है ना, और उनको जब आप उनके अपना मतलब लव केयर की बात हो, तो बच्चों से ये चीज़ आपने देखी है। तो बच्चे के मन की भावना, विचार और संघर्षों का सटीक मार्मिक चित्रण किया गया है। बंटी के बदलते परिवेश और उसके परिवार में टूटते रिश्तों का मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मन्नू भंडारी जी ने जो चीज़ें यहाँ पर लिखी है। बाल मनोविज्ञान का चित्रण, सामाजिक यथार्थवाद, आपका बंटी समाज के यथार्थ को उजागर करता है, जो सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं। भाई शादी हो गई एक बच्चे की, मान के चलिए हम 3 भाई हैं, मेरी गर्ल को शादी हो गई और मेरा एक बेबी हुआ, तो मेरे छोटे भाई से प्यार कर रहे, लगाव कर रहे, उनकी वाइफ भी, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे बीच में कुछ अनबन हो गई, हम भाई अलग अलग हो गए, जैसे हम आसान भाषा में कहते हैं साझे में नहीं है, वो अपना अलग रह रहा है ना। तो ऐसी चीज़ें जब हुई तो बच्चे पे भी असर पड़ता है, इन चीज़ों को ये दिखाया गया है। मध्यवर्गीय परिवार में टूटते रिश्तों, स्त्री पुरुष संबंधों में तनाव और सामाजिक रूढ़ियों का चित्रण इस उपन्यास में प्रभावशाली ढंग से किया गया है। बंटी के पिता का चरित्र, जो अपनी पत्नी के प्रति उदासीन रहते हैं और युवा लड़की के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उस समय के समाज में पुरुष प्रधानता को दिखाता है। मतलब इन द सेंस ऐसे है, आसान भाषा में बोले, मैक्सिमम ये चीज़ें पाई भी जाती हैं कि हमारे यहाँ मैरिड लोग भी, ये तो एक फाउंडेशन है, एक प्रोसेस है समाज का कि एक ना एक दिन सभी को मैरिड होना ही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये कोई फाउंडेशन नहीं है कि मैरिड लाइफ जीने के बाद भी आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। एज ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा व्यक्ति के होने के नाते ऐसा कहा जाता है कि ये चीज़ें शादी के बाद नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग, मैक्सिमम लोग, आपका बंटी छोड़ो, इनके पापा को छोड़ो, आज भी बहुत से बंटियों के पापा या बहुत से लोगों के पापा जी, मम्मी ये चीज़ें करते हैं। तो मार्मिक भाषा और शैली क्या है? मन्नू भंडारी जी ने सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया, इस उपन्यास में गहरी भावनाओं को व्यक्त किया। बंटी की बाल भाषा और उसकी सोच में बखूबी उकेरा। कहानी का वर्णन तीसरे व्यक्ति में होने के बावजूद पाठक बंटी के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। देखिए हमें याद हो गया इनका नाम, पूरा का पूरा उपन्यास इन्हीं के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर ये बताया गया कि घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं या घर में जो चीज़ें चलती हैं, क्या बच्चा उनको ऐसे ही देखता है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ता? आप सभी ने देखा होगा कि बच्चे पे पूरा पूरा असर पड़ता है। छोटा बच्चा बेशक कुछ समझता नहीं है, जानता नहीं है, लेकिन जब उसे पता लगता है सामने वाला पर्सन कोई रो रहा है या किसी के द्वारा उसे मारा जा रहा है, तो वो जाके खड़ा हो जाता है या उसका हाथ पकड़ लेता है। ये चीज़ें आपने भी देखी होंगी। ये तो जानवर भी ऐसी इतनी, तो उनमें भी सहन शक्ति होती है या चीज़ें होती है, वो भी समझ जाते हैं क्या सही है क्या गलत, ठीक है। बस एक नज़र चाहिए देखने के लिए। बात करें स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण, यहाँ पर आपने देख ही लिया बंटी के पापा का, है ना, उनकी मदर के साथ उदासीन रहना और किसी और के पीछे रहना। इस उपन्यास में स्त्री पुरुष संबंधों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया। बंटी की जो मदर है आपकी शकुंतला उनका नाम है, एक त्यागशील और संप्रीत पत्नी है जो अपने पति के अनैतिक व्यवहार से पीड़ित रहती हैं। वही दूसरी ओर बंटी के पिता
युवा लड़की के प्रति मोह, पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की उपेक्षा। पुरुष प्रधान इन द सेंस भाई लड़का कुछ भी करे, 10 लड़की रखे, यहाँ वहाँ मुंह मारे, रात को दारू पी के आए, है ना, और गाली गलौज करे, वो एकदम सच्चा है, ईमानदार है, उसकी मूर्ति बना के माला पहनाओ, ऐसा एक्सपेक्ट करता है हमारा समाज। और लड़की जहाँ थोड़ी किसी काम से भी लेट हो जाए, उल्टा सीधा गाली गलौज करना, उसके चरित्र पे, उसके कैरेक्टर पे इल्जाम लगाना, तो ऐसा है हमारा समाज, है ना। इन द सेंस सिंपल भाषा में हमारे, आप आसान भाषा में कहूँ, सलमान खान को ले लो, शादी नहीं करी, लेकिन शादी आप सभी को पता ना करके भी पूरी लाइफ जीते एकदम बढ़िया। ऐसा ही शायद कोई लड़की कर देती तो उसका कैरेक्टर शायद कुछ और ही होता, है ना, जो आपने देखा भी है। तो भावनात्मक प्रभाव, आपका बंटी एक भावनात्मक रूप से प्रभावशाली उपन्यास है। बंटी के निर्दोष मन पर टूटते परिवार का प्रभाव, जैसा मैंने आपसे कहा था, 9 साल कोई ज़्यादा छोटी उम्र नहीं होती, बच्चा सब समझता है कि क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ें नहीं चल रही। उसके मम्मी पापा को प्यार से एक दूसरे से बातें करते देखना या वहीं उन्हें हर समय लड़ते देखना, आप सब भी समझ जाते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। तो अच्छा उपन्यास है आपका बंटी, जो मैंने आपको बताया। मंडू भंडारी जी अपने आप में ही जानी मानी लेखिका है, और आपने उपन्यासों में अभी ये पहला देखा होगा जो एक लेडीज़ का उपन्यास या एक फीमेल का उपन्यास आपके सामने आया। चलते हैं अब लास्ट का, जो है वृंदावन लाल शर्मा का उपन्यास है मृगनयनी, और लगभग इसका ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मैंने 4 ही लिए क्योंकि लगभग इसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे, लेकिन रिपीटेड मेरे को यही मिले। ठीक, चलिए अब ये जो मृगनयनी, मृग मतलब होता है हिरन या हिरनी, थोड़े थोड़े शब्द आपको मैं बताते चलूँगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, हिंदी इतनी ढंग से पढ़ी नहीं, इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, तो कुल मिलाकर हमें आती कौन सी भाषा है ये हमें भी नहीं पता। चलिए मृगनयनी के बारे में जानते हैं क्या। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा ऊपर भी आपने इनका नाम पढ़ा होगा, भूले तो नहीं हो भी, उम्मीद करता हूँ नहीं भूले होंगे। वृंदावन लाल वर्मा का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। 15वीं शताब्दी में, देखो कितना पुराना टाइम है, ग्वालियर राज्य के राजा मान सिंह तोमर और उनकी गुज्जर रानी मृगनयनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। तो कुल मिलाकर कह सकते हो लव स्टोरी वाला पहला उपन्यास तुम्हारे सामने आया है। अभी तक ऐसे ही चल रहे थे, समाज की बुराइयाँ, लड़की के साथ बुराइयाँ, बच्चे द्वारा माता पिता को हमेशा लड़ते देखना, घर में संबंधों का बिगड़ना। अब पहला उपन्यास ऐसा आया जो तुम्हारे काम का और तुम्हें जल्दी याद हो सकता है। चलिए, राजा मान सिंह तोमर और गुज्जर रानी मृगनयनी की प्रेम कहानी है। उपन्यास 1934 में लिखा गया था, आपको पता है अंग्रेजों के टाइम में लिख गया। ठीक है, उपन्यास की कहानी की शुरुआत ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के शिकार अभियान से होती है। ज़्यादातर कहानी में हम यही देखते हैं, राजा शिकार करने गए और उन्हें कोई अच्छी सी लड़की दिख गई। या अभी तक हमने ज़्यादातर मूवीज़, स्टोरीज़ या जितनी भी एंशिएंट टाइम की चीज़ें होती है ऐसे ही दिखाया गया है, तो याद करने वाली इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठे महल में तो कोई सुंदर लड़की आएगी नहीं। इस अभियान के दौरान राजा मान सिंह मृगनयनी नाम की एक सुंदर गुज्जर लड़की को देखते हैं, बस होगी कहानी शुरू। उसके प्रति मोहित हो जाते हैं। मृगनयनी राजा मान सिंह से प्रभावित होती है, भाई राजा से कौन प्रभावित नहीं होगा। दोनों के बीच प्रेम बन जाता है, बस मैं तेरा राजा तू मेरी रानी, अब हो गई शुरू कहानी। चलिए अब जानते हैं आगे। हालांकि उनकी प्रेम कहानी कई चुनौतियों का सामना करती है। यहाँ पर शायद कुछ बच्चों को लगेगा सर जी राजाओं की भी चुनौतियाँ आती हैं, राजा तो लाशें बिछवा देगा, लेकिन फिर भी भाई उनकी भी तो फैमिली होगी, वो भी तो चाहते हैं कि किसी अच्छे से राज्य से किसी दूसरे राज्य की रानी को लाए, राजनीतिक संबंध भी सुधरेंगे, आर्थिक लाभ भी होगा, कूटनीतिक लाभ भी होगा, सारे तरह के लाभ देखे जाते हैं। जैसे आप लाभ देखते हो फ्रिज का, टीवी का, वॉशिंग मशीन का, डबल बेड का, सिंगल बेड का, एसी का, तो हर कोई ये देखता है, लेकिन थोड़े लाभ बदल जाते हैं बस। अब आ जाओ यहाँ पर। हालांकि उनकी प्रेम कहानी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मृगनयनी के निम्न सामाजिक वर्ग, अब देखिए भाई, अब सिंपल है, राजा शिकार पर जा रहे हैं, उन्हें कोई रानी तो वहाँ पर मिलेगी नहीं, तो एक आम लड़की होगी, ये किसी गांव की या दूसरे राज्य की भी हो सकती है। राजा मानसिंह के पहले ही विवाहित, मैक्सिमम राजा महाराजा आपने देखे होंगे, पद्मावत में भी देखा होगा, क्योंकि एक ही राजा क्या ही रानियों से शादी करते थे, चलता था, है ना। विवाहित होने के कारण उनका रिश्ता समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। इसके बावजूद दोनों अपने प्यार के लिए लड़ते हैं। बताइए, एक राजा को भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं अपने प्यार को पाने के लिए। भगवान कृष्ण को भी उनका प्यार नहीं मिला, तो फिर भी हम सब लोग ज़बरदस्ती अपने प्यार पाने के लिए इधर उधर भटकते हैं। तो राजा मानसिंह की प्यारी सी कहानी आपने देखी और 2 ही स्टेप समझाए, कौन मिला इन्हें, कहाँ मिला इन्हें। दूसरे स्टेप में आपने जाना क्या सीधे शादी होगी, इनके साथ भी मैटर खड़े हो गए, पहले से ही मैरिड, लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं। और अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इस उपन्यास की विशेषताएं पढ़िए।
ऐतिहासिक सटीकता, वर्मा ने इस उपन्यास को 15वीं शताब्दी भी दिखाया था आपको। ग्वालियर राज्य के राजनीतिक ऐतिहासिक परिवेश का चित्रण किया उन्होंने, उस समय के रीति रिवाज परंपरा, देखिए ये वहाँ की कस्टम्स और रिलीजियस चीज़ें ही तो थी जो दूसरी शादी की एक्सेप्टेंस नहीं दे रही थी। अगर ऐसा शायद उस टाइम पे होता तो वो भी शादियाँ कर लेते। क्या शायद ये टाइम पीरियड या उनके राज्य की या उनकी जो कल्चरल थिंग्स हैं उनमें एक ही शादी एक्सेप्ट हो, इसी वजह से एक राजा को इतना करना पड़ा। नहीं तो अभी तक तो ऐसा देखा नहीं जाता कि किसी राजा को भी इस चीज़ के लिए विरोध सहना पड़े। आ जाइए पात्र चित्रण की बात करो, उपन्यास के सभी पात्र जीवंत हैं, सच्ची कहानी है। ऐसा नहीं कि राजा मानसिंह नहीं थे या ये एमपी नाम का कोई राज्य नहीं है। राजा मानसिंह के वीर और पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ दयालु और प्रेमी पति भी हैं। मृगनयनी एक स्वतंत्र दृढ़ निश्चय महिला है जो अपने प्यार के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार है, कबीर सिंह वाली प्रीति सिक्का की तरह। चलिए, वर्मा की भाषा सरल, सुंदर और प्रभावशाली है। उन्होंने हिंदी भाषा की बारीकियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जिसे उपन्यास पढ़ने में मजा आ जाता है, जैसे हम सबको और आप सबको आ गया होगा पढ़ने में मजा। उपन्यास की बात करें, उपन्यास रोमांस रहस्य तत्व भी है, पूरी की पूरी इसमें लव भी मिलेगा, है ना, वॉर भी मिलेगी, सारे के सारे मिक्सचर मिलेंगे जैसे एक अच्छी मूवी में होते हैं। तो ये वाला उपन्यास अपने आप में आपका कहते नहीं बढ़िया सी एक पिक्चर आ गई, हिट ही जाएगा। बात करें इसकी कुछ अलग चीज़ों के बारे में जो मैं आपको बताता हूँ, किसी में भी छापना, ऐतिहासिक प्रामाणिकता क्या है, प्रभावशील पात्र कौन है, सरल और सुंदर भाषा, रोमांच और रहस्य, सामाजिक संदेश। पॉइंट नंबर 1 की बात करूँ, ऐतिहासिक प्रामाणिकता क्यों है, क्योंकि 19 के टाइम की स्टोरी है तो अपने आप में ही हिस्ट्री रही है। एमपी के राजा मानसिंह है, रियल में थे, और वो जो लड़की जिसे इन्हें प्यार हुआ गुर्जर समाज की वो भी थी, तो अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐसा नहीं है कि झूठ झूठ बना दिया हुआ एलियन होता है या वो होता है, एलियन उड़ जाते हैं या मानव को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए इसकी ऐतिहासिकता है, प्रामाणिकता है, ये लॉजिकल है, सच है। प्रभावशाली पात्र चित्रण क्या है भाई, पात्र तो अभी तक 2 हैं और दोनों ही हमें याद हो गए, राजा मानसिंह, मृगनयनी उस लड़की का नाम है जिससे इन्हें प्रेम हुआ है, तो 2 ही पात्र हैं और ज़्यादातर अभी तक इसमें दिखे नहीं, तो दोनों पात्रों ने पूरा का पूरा मोर्चा संभाल रखा है। सरल और सुंदर भाषा, भाषा तुमने अभी अभी पढ़ी, कितनी आसान है, सहज है, सुंदर है, ये लाइन तो तुम किसी में भी छाप देना, स्टार लगा लो। जब तक भाषा सहज, सरल, सुंदर और आम लोगों की नहीं होगी तो इसे पढ़ेगा ही कौन। रोमांच और रहस्य, रोमांच की बात करूँ तो कूट कूट कर भरा हुआ है, मिस्टीरियस भी है अपने आप में। सामाजिक संदेश क्या देता है कि भाई प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो, है ना, जहाँ शादी होगी वहाँ हो जाएगी, तो ये आपको संदेश देता है कि इन मैटरों से दूर रहो, अच्छे से पेपर की तैयारी करो, इधर उधर से किसी की आईडी मत मांगो, तो कुल मिलाकर आप सही रहोगे। लेकिन जैसे राजा मानसिंह को समस्याओं का सामना करना पड़ा, समस्या आपके साथ भी होंगी लेकिन थोड़ी अलग होंगी। तो पूरे की पूरी स्टोरी का यहाँ पर एंड करते हैं। लगभग 4 उपन्यास आपने जाने और गारंटी के साथ 3 उपन्यास आपको एज इट इज पेपर में छपे हुए मिलेंगे, ठीक है। और आपको दोबारा सजेशन करूँगा, हर उपन्यास की विशेषताओं में आप ये 4-5 चीज़ें डालें, जैसे कि अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जब उपन्यास की विशेषता है ना, ऐतिहासिक पात्र चित्रण, भाषा, रोमांस, ये सब आपको डालनी है। ये 4-5 पॉइंट आप किसी भी उपन्यास में कॉमन डाल सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।